देखो, जो मूर्ख लोग हैं ना, फूल्स हैं, वो तो किसी भी इशू पे ना सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं, वाइज लोग हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिससे नॉलेज मिलती है, नॉलेज स्प्रेड होती है। आप एग्जाम्पल की सहायता से देखिए। मान लीजिए कोई पर्सन है ए, अब उसको ना कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। कोई मूर्ख पर्सन दिखेगा तो वो इस प्रकार की बातें बोलेगा कि ना तुमने शैतान को बुलाया है, तुमने कोई टोना टूट करके ऊपर से चले गए हो, तुम पिछले कर्मों की सजा तुम्हें मिल रही है, इस प्रकार की बातें करेगा वो। लेकिन जो बुद्धिमान पर्सन है वो पूछेगा कि क्या हुआ और अब क्या किया जा सकता है, रैशनल एडवाइस देगा। ये तो सिर्फ से देखो एक डायमेंशन में एग्जांपल है। कोई मशीन देखेगा, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन देख ली किसी मूर्ख पर्सन ने और बुद्धिमान पर्सन ने, तो कॉम्प्लेक्स मशीन को देख के मूर्ख तो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि क्या ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से चलती है। लेकिन जो बुद्धिमान पर्सन है वो प्रिंसिपल पूछेगा, किस प्रिंसिपल पे ये मशीन चल रही है, कैसे डिजाइन किया गया, क्या इसको स्केल किया जा सकता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं ना, उन्हीं की वजह से चीजें आगे प्रोग्रेस करती हैं, स्प्रेड होती हैं। बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो तो देखो हैरान होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब उनका जो छोटी सी नॉलेज है उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि कई बार वो कितना गलत हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हो जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी। आजकल ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है, एसए में भी और एथिक्स में भी। डायरेक्टली ना भी पूछे तो बार बार इस प्रकार के कोर्ट के बारे में सोचने से ना एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, कोर्ट्स के बारे में फिर लिखना आसान हो जाता है। डेट आज की 23 फरवरी है। काफी सारे इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस एस्टैब्लिश होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसके बारे में अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं मान रही है इस इश्यू पे। दूसरा आर्टिकल, इंडिया में स्पेस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो रहा है, अच्छी चीज है। तीसरा आर्टिकल, यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज। चौथा आर्टिकल, यहां पे रशिया में ना पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक नवल्नी, उनकी डेथ हो गई है। 3 साल पहले ना जो ये रशिया में पुतिन के क्रिटिक थे ना, नवल्नी, इनको ना जहर देकर मारने की कोशिश की गई। बाद में इनको जर्मनी ले जाया गया, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं जर्मनी में नहीं रुकूंगा, बेशक मेरी जान को खतरा है, तो वापस वो रशिया पहुंच गए। और जबकि रशिया में उन्हें जहर से मारने की कोशिश की थी पुतिन ने, तो ना जब वो वापस रशिया लौटे तो उनको साइबेरिया की एक जेल में भेज दिया गया। काफी समय से अब जेल में ही बंद थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। राइटर कहते हैं, देखो पुतिन को ना 24 साल हो गए, पुतिन को राष्ट्रपति बन के रहते हुए कोई खतरा था नहीं। अभी फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो नवल्नी को मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन ना पुतिन इसके थ्रू ना एक सिग्नल देना चाहते थे कि भैया जो मेरा विरोध करेगा ना उसका अंजाम यही होगा। तो यही सिग्नल पुतिन अपने विरोधियों को रशिया में देना चाहते थे, इसी वजह से इनकी हत्या की गई है। नाम के इलेक्शंस होते हैं रशिया में, और जैसे जो विरोध करता है उसको कई बार इलेक्शंस ही नहीं लड़ने दिया जाता, बिल्कुल ही बार कर दिया जाता है इलेक्शंस लड़ने से। लेकिन देखो, पुतिन अपने विरोधियों को मारकर पावर बेशक अपने हाथों में रख लें, राज कर लेंगे कुछ और साल, लेकिन ना इतिहास गवाह है जहां जहां पर डिक्टेटरशिप आई है ना, उससे ना सिर्फ उस देश को नुकसान हुआ है, पूरे वर्ल्ड को भी नुकसान हुआ है। समझ गए? क्योंकि अपोजिशन जहां पे होता है ना, अल्टरनेटिव ओपिनियन निकल के आती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, जो कि आज के समय में रशिया में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इसी का फायदा उठा के पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट किया। युद्ध को वो जब चाहे एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, ना तो रशिया के लिए सही है, ना वर्ल्ड के लिए सही है, और ना ही रशिया के आसपास देशों के लिए सही है, यूरोप के लिए सही है। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस को ओपन करने से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो काफी इंटरेस्टिंग है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस है ना, इस कमेटी ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि लॉ मिनिस्ट्री ने तो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस भी इस्टेब्लिश की जाएं, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट इस आइडिया के साथ अलाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया है
अब कोर्ट में है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे फर्दर विचार करेगा। तो इसी इशू पर डिस्कशन होती है इस पूरे इंटरव्यू में। काइंड ऑफ इंटरव्यू है ये आर्टिकल। तो हम अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करते हैं। सबसे पहली चीज, एक स्टडी में देखो ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो केसेस जाते हैं ना, वो दिल्ली के आसपास जो हाई कोर्ट्स है ना, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, राजस्थान वाली हाई कोर्ट है, तो दिल्ली के आसपास की हाई कोर्ट्स से अपील रिजेक्ट होने के बाद ज्यादा केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डिस्टेंस नजदीक है, इसलिए आसानी से इन हाई कोर्ट से हारने के बाद पिटिशनर जो है वो पिटीशन डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देश के बाकी हिस्सों से ना, देश के बाकी हिस्सों के हाई कोर्ट से केसेस कम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ना देश के दूर दराज के जो इलाके हैं ना, जैसे साउथ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, उनके साथ में इनजस्टिस है। अब देखो लोग ना धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने लगे हैं जस्टिस पाने के लिए, जस्टिस को अवेल करने के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, ये उनके बेसिक फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। फायदे देखो और भी काफी सारे होंगे अगर रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश किए जाती हैं तो। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना केसेस की पेंडेंसी, केसेस का बर्डन काफी ज्यादा बढ़ गया है। काफी ऐसे ऐसे इश्यूज पे पिटीशन कई बार फाइल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट की भी गलती है, रजिस्ट्रार उस पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं जो इशू बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इतना कीमती जो टाइम है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश होंगी तो सुप्रीम कोर्ट पे केसेस का जो बर्डन है वो कम होगा, केसेस का बर्डन जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वैसे 2022 में ना कंपैरेटिवली ज्यादा केसेस डिस्पोज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ज्यादा करने के बावजूद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है पेंडेंसी पे, क्योंकि 80,000 केसेस के आसपास पेंडिंग है। तो कुछ परसेंटेज आप ज्यादा केसेस डिस्पोज कर भी दो तो भी ओवरऑल संख्या पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। समझ गए? तो ये फायदा है अगर रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश होती हैं तो। लेकिन देखो अपोजिट में सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्यों अड़िग है, क्यों जिद्दी है, क्यों नहीं मान रही है कि रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का ना सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश होंगी ना, तो ना ऐसा ना हो कि अलग अलग रीजनल ब्रांच जो है वो अलग अलग टाइप का जजमेंट देने लग जाए और दो रीजनल ब्रांचेस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट, जजमेंट्स में ना कन्फ्लिक्ट आ जाए। कहीं साउथ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग टाइप का वर्डिक्ट दे दे सेम इशू पे, और वेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो ब्रांच है वो सेम इशू पे अलग टाइप का वर्डिक्ट दे दे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा देखो कंसर्न ये है, अगर रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश होंगी ना तो नए नए जजेस जो हैं रिक्रूट करने पड़ेंगे, मतलब जजेस की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया अगर ऐसा ही करना है तो फिर तो इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो संख्या है वो इंक्रीज कर दो। अभी 34 जजेस हैं तो बढ़ा के 100 कर दो, केसेस जल्दी डिस्पोज हो जाएंगे। और बात रही रीजनल ब्रांचेस की, मतलब दूसरे हिस्सों के जो लोग हैं दिल्ली में आके नहीं केस फाइल कर सकते, तो ऑनलाइन की व्यवस्था है आज के समय में, तो ऑनलाइन केस फाइल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इवन सुनवाई भी वर्चुअल माध्यम से हो जाती है, ऑनलाइन सुनवाई हो जाती है। तो डिजिटलाइजेशन के समय में ना कहां पे हेडक्वार्टर है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है। फंडामेंटल प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये है जजेस की संख्या कम है क्या नहीं है? बिल्कुल है। अभी डिजिटलाइजेशन का उतना यूज नहीं हो पाया है। करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डिजिटलाइजेशन पे काफी फोकस कर रहे हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनकी सुनवाई ऑनलाइन होती है, जनता भी देख सकती है। समझ गए? तो ये चीजें की जा सकती हैं। और एक चीज ना, मतलब दोनों साइड के कंसर्न्स और फायदे नुकसान दोनों मैं आपको बताऊंगा। एक जो कंसर्न आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अलग अलग रीजनल ब्रांच अलग अलग टाइप का वर्डिक्ट देना स्टार्ट कर देंगी, उनके व्यूज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ना राइटर इसके विपरीत ये कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, अभी हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, वहां पे हाई कोर्ट हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दो हाई कोर्ट्स के व्यू में डिफरेंस हो। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो अवेयर नहीं होती, कई बार एक हाई कोर्ट को पता नहीं होता कि दूसरे हाई कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। कई बार जुडिशियल डिसिप्लिन का भी मामला होता है,
कोई जज जानबूझ के खराब वर्डिक्ट देता है पैसे पूसे लेके, या फिर जो भी है, मतलब जज में कमी है, तो इन रीजंस के कारण कई बार दो हाई कोर्ट्स के वर्डिक्ट में डिफरेंस आता है, अदरवाइज बहुत कम। तो रीजनल ब्रांचेस सुप्रीम कोर्ट की ओपन हो भी जाएंगी ना, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सजेशंस देखो ये भी दिए जाते हैं कि ना अभी आप एक काम कर सकते हो, संविधान सुप्रीम कोर्ट को ना ज्यादा समय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की सुनवाई पे बिताना चाहिए। तो ना आप एक काम कर सकते हो, जो रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश हो ना, वो तो देखो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील सुन ले, लेकिन दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट हो ना, मेन सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करे, वो मेन फोकस करे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, संविधान संबंधित मैटर्स हैं। प्रेसिडेंट ने एडवाइस के लिए कुछ भेजा है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब सेंटर या स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, या फिर दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ऐसे सब मामलों की सुनवाई अभी जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसी को करनी चाहिए, बल्कि जो रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश हो वो देखो बस हाई कोर्ट की अपील सुन ले, अपीलेट कोर्ट का काम कर ले, और मेन अपीलेट कोर्ट यही रहे दिल्ली वाली, एक लेयर और बढ़ जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे देखो अब वेस्ट में गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ अपील फाइल करने का मौका दिया जाए वेस्ट की रीजनल ब्रांच को, और वेस्ट की रीजनल ब्रांच जो सुप्रीम कोर्ट की वो फैसला देती है ना, उसके खिलाफ भी केस जाए नेशनल अपीलेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसका विरोध इसलिए होता है कि आपने एक लेयर बढ़ा दी, जो पिटिशनर है फिर वो यहां पे भी जाएगा, फिर वो मेन दिल्ली वाली सुप्रीम कोर्ट में हेडक्वार्टर में भी जाएगा, तो फिर फायदा क्या है, समझ गए। तो कहने का मतलब है देखो, कहीं तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, कुछ तो मतलब ऐसा आपको करना पड़ेगा। हर चीज को आप अपीज नहीं कर सकते, हर सेक्शन को आप अपीज नहीं कर सकते। इसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया जाता है यूएस और फ्रांस का। यूएस एंड फ्रांस में ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे सुनवाई करने के लिए अलग कोर्ट है, अपील के लिए अलग कोर्ट है। तो इस वजह से ना संविधान संबंधित जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना, उनको पर्याप्त समय मिलता है। हमारे देश में कम मिलता है। हमारे देश में ना सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशंस पे सुनवाई करने में समय जाया हो जाता है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चक्कर में ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वाली पिटीशंस है ना, वो रह जाती हैं। तो इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट को अलग से समय निकालना चाहिए, अलग से कोर्ट होनी चाहिए। बाकी जो हाई कोर्ट से रिजेक्ट होकर मामले आए हैं, उनकी अपील के लिए अलग से कोर्ट होनी चाहिए। वैसे विरोध देखो सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है ना, उनकी तरफ से भी आता है कि अगर रीजनल ब्रांचेस इस्टेब्लिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जो बार है वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन राइटर इसका विरोध करते हैं। राइटर कहते हैं देखो 30 हजारी कोर्ट है दिल्ली में, पहले वो कोर्ट थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज ना ज्यूरिडिक्शन से अलग अलग कर दी गई, अलग अलग कोर्ट्स बनी 30 हजारी कोर्ट से निकल के। जैसे रोहिणी में कोर्ट बन गई दिल्ली में, साकेत में कोर्ट बन गई, कड़कड़नुमा कोर्ट बन गई, ये सब निकल के आई 30 हजारी कोर्ट से। लेकिन आज ये सब जो कोर्ट्स है ना, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, कड़कड़नुमा कोर्ट, यहां पे भी अब स्ट्रॉन्ग बार एसोसिएशन है। तो बार एसोसिएशन का ये तर्क कि हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी अगर रीजनल ब्रांच खुलेगी, तो ये तर्क सही नहीं है। रीजनल लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग बार इमर्ज होके आएगा फिर से। बार एसोसिएशन मतलब वकीलों की जो एसोसिएशन होती है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता दूं। अगर लास्ट में देखो मैं समराइज करूं जल्दी से, फायदे क्या हैं? फायदे देखो ये है, बर्डन कम हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से अगर रीजनल ब्रांचेस एस्टैब्लिश होंगी। दूसरे नंबर पे लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो लोकल इश्यूज को ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाएंगी। अगर नुकसान की बात करें, नुकसान क्या होगा? डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस से, ये नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट जो अभी है इसका स्टेटस डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अपील की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, एक लेयर इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सारे फायदे हैं। जज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हैं लोकल लेवल पे, जो कई बार हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं। तो फायदे नुकसान हमने दोनों समझे। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो देखो स्पेस सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में ये बोला जाता है, स्पेस देखो पहले ऐसा डोमेन हुआ करता था जो सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व्ड था, क्योंकि एक तो स्पेस में इन्वेस्ट करना, रिसर्च करना इतना ज़्यादा महंगा होता था कि सरकार ही ये अफोर्ड कर पाती थी। लेकिन अब देखो स्पेस की ना
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्पेस से जुड़े हो गए हैं, जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं स्पेस में। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो अपने समाज के लिए बहुत कुछ वेलफेयर सुनिश्चित कर सकता है। स्पेस में जिसके पास पावर है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, मतलब स्ट्रेटजी से भी अब स्पेस लिंक्ड हो गया है। तो इस वजह से ना, इन सब डायमेंशंस की वजह से अब विभिन्न देशों ने ना स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। आप इलोन मस्क की कंपनी देखिए स्पेसएक्स, कितना आगे निकल रही है। नासा इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे रहा है। अभी स्पेसएक्स की कंपनी जबरदस्त इनोवेशन ला रही है स्पेस में। तो इंडिया ने भी इस चीज को समझा कि देखो, स्पेस को ना प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार ने ना समय रहते स्टेप्स भी लिए। जैसे देखो, 2020 में सरकार ने हमारे देश में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करना स्टार्ट कर दिया। जियो स्पेशियल गाइडलाइंस रिलीज की, उसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी रिलीज की। इंडियन स्पेस पॉलिसी में इन स्पेस का निर्माण किया गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इस सेंटर का काम ही यह है कि स्पेस में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आया। तो ये कुछ स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए गए हैं स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए। अब इसके अलावा क्या हुआ है, देखो 100% एफडीआई अब सरकार ने अलाउ कर दी है। सैटेलाइट संबंधित दूसरी कंपनी आके देश में सैटेलाइट संबंधित कंपोनेंट्स बनाना चाहती है, सैटेलाइट का कोई सब सिस्टम बनाना चाहती है, कोई इक्विपमेंट बनाना चाहती है जो सैटेलाइट में यूज होता है, तो इस चीज में ना 100% एफडीआई अलाउड है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी सरकार अब ओपन है देश के स्पेस सेक्टर में। अगर कोई पूरा का पूरा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो इसमें 74% एफडीआई सरकार ने अलाउ कर दी है। कोई पूरा का पूरा सैटेलाइट का ऑपरेशंस मैनेज करना चाहता है, डेटा प्रोडक्ट्स मैनेज करना चाहता है, तो इन सब में सरकार ने 74% जो एफडीआई है वो अलाउड कर दी है। इसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जैसे पीएसएलवी हैं, इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स में, स्पेस पोर्ट्स में और दूसरे कम्युनिकेशन के लिए कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम में सरकार ने 49% एफडीआई अलाउ कर दी है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि इस प्रकार से अब सरकार पूरी तरह से ओपन है प्राइवेट कंपनीज को। सरकार चाहती है प्राइवेट कंपनीज आए स्पेस सेक्टर में। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, सरकार जो इतना ओपन हो गई है ना स्पेस सेक्टर में, अब दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं। तो दूसरे देशों के साथ में स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखो, वैसे चाइना जो है वो हमसे भी आगे है स्पेस सेक्टर में, बट चाइना ना बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब चाइना की इमेज अच्छी नहीं है कि चाइना सिविलियन एसेट को भी मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल करता है। और चाइना की दूसरे डायमेंशंस में जैसे डेट ट्रैप वाली पॉलिसीज हैं, उससे ना विभिन्न देश चाइना को ना शक की निगाहों से देखते हैं कि चाइना के साथ कोऑपरेट करना सही है क्या। लेकिन देखो, इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, वैल्यूज वाला देश है, तो इसलिए ना फॉरेन कंट्रीज ज्यादा कंफर्टेबल होंगी स्पेस सेक्टर में इंडिया के साथ अलाइन करने के लिए, इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए। ये राइटर का कहना है। इन स्पेस जो अभी सेंटर के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके चेयरमैन पवन गोयनका ये कहते हैं, देखो 2021 से 23 के बीच में $37.1 बिलियन पूरे वर्ल्ड में स्पेस सेक्टर ने रेज किए हैं जो स्पेस स्टार्टअप्स को जाएंगे। अब इसी श्रेणी में इंडिया की स्पेस इकोनॉमी में भी ना नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ताकि ना इस इन्वेस्टमेंट की सहायता से जो स्टार्टअप वाले हैं ना वो बढ़िया बढ़िया टैलेंट को ला सकें और फिर इनोवेशन ला सकें। हमारे देश में भी ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, स्पेस सेक्टर में ना दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज जैसे देखो सैटेलाइट्स के बारे में रिसर्च, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में रिसर्च, उनके कंपोनेंट्स को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सब कुछ आता है किसमें, अपस्ट्रीम एक्टिविटीज में। और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में क्या आता है, देखो एक बार सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया, उसके बाद में कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, सैटेलाइट से इमेजेस लेता है, डेटा आता है, डेटा को एनालाइज करना, स्पेस नेविगेशन, ये सब डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज का हिस्सा है। तो दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स आए ना दोनों स्ट्रीम से संबंधित आए, अपस्ट्रीम भी और डाउनस्ट्रीम भी। लास्ट में राइटर कहते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए,
रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्लियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टाइट हो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करे। क्योंकि देखो अब यूएसए इतना ज़्यादा सपोर्टिव है अपनी प्राइवेट कंपनीज को लेके। अगर भारत सरकार कोऑपरेटिव नहीं हुई ना, वो कंपनीज फिर यूएसए चली जाएंगी, उन देशों में चली जाएंगी जहां पे सरकारें ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो समय है ना, विभिन्न देशों के बीच में कंपटीशन का समय है। आप अगर प्राइवेट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो दूसरे देश में जाके काम करने लगेंगे, क्योंकि दूसरे देश की सरकार आपसे ज्यादा इच्छुक है टैलेंट को अट्रैक्ट करने में, स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूके रिलेशंस से संबंधित है। देखो यूके के नेवी ऑफिसर ने यह आर्टिकल लिखा है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में ना वैसे पॉइंट्स हैं जिनको फोल्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। फोल्डर के पॉइंट में मतलब एग्जांपल वगैरह देने के लिए, पॉइंट्स कम पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिखने के लिए वैसे पॉइंट्स ज़्यादा हैं। जैसे शुरुआत में राइटर बोलते हैं कि इंडिया यूके दोनों देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों वही बात सेम बात, वैल्यूज़ वाले देश हैं और बहुत कुछ कॉमन है दोनों देशों में। वैसे दूर दूर हैं इंडिया और यूके, लेकिन ओशन से कनेक्टेड हैं। ग्लोबल ट्रेड आज के समय में ओशंस के थ्रू ही होता है, और पहले तो ओशन से सिर्फ ट्रेड होता था, बट आजकल तो देखो बैंकिंग और दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो इंटरनेट चलता है वो भी देखो अंडर वाटर केबल्स के थ्रू चलता है। तो ओशंस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया यूके दोनों चाहते हैं जो ये हाई सीज हैं यहां पे ना सभी शिप्स आसानी से आ जा सकें, और इंटरनेशनल जो रूल ऑफ ऑर्डर है, मतलब ऐसे सीज जहां पे किसी एक देश की जुरिडिक्शन नहीं है, यहां पे तो देखो सभी देशों के जो शिप्स हैं वो आसानी से आ जा सके, मतलब रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन खतरे में है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आज के समय में। जैसे देखो ईस्ट चाइना सी में चाइना दादागिरी करता है, बोलता है ये सारा समुद्र हमारा है, यहां से हम दूसरे देशों के शिप्स नहीं जाने देंगे। दूसरा, अभी हमने देखा कि इस प्रकार से रेड सी में हौथी रिबल्स जो हैं वो इजराइल से लिंक्ड शिप्स को, बल्कि दूसरे देशों के शिप्स को भी निशाना बना रहे हैं। इस वजह से वहां पे ग्लोबल ट्रेड काफी प्रभावित हुआ है। रेड सी से होके वर्ल्ड का 11% ट्रेड होता है। और हौथी रिबल्स भी देखो पागल हैं। पागल इसलिए हैं, अगर वो ना यहां पे शिप्स को निशाना बनाएंगे, कई बार तो ऐसा होता है वो शिप्स बल्कि यमन में ही एड वगैरह देके आते हैं। यमन में इतनी गरीबी है, इतने साल सिविल वार चला है, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं रेड सी को निशाना बना के। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यूके के जो नेवी ऑफिसर है वो बोलते हैं कि हमने यूएस के साथ मिलकर और कुछ दूसरे देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन चलाया है, ताकि इस पूरे एरिया को सिक्योर किया जा सके और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो किसी भी कीमत पे प्रभावित ना हो। इसके अलावा फिर वो रशिया की बात करते हैं। अब जाहिर तौर पे यूके तो यूक्रेन के साथ में है सीधा सीधा, तो वो रशिया की बुराई करते हैं। इन्होंने इलीगल वार चलाया और वायलेंस स्टार्ट कर दिया। 2022 से अभी तक युद्ध चल रहा है, और शुरुआत में बोला गया रशिया के द्वारा हम 3-4 दिन में कब्जा कर लेंगे। अभी तक कुछ नहीं किया गया रशिया के द्वारा, और आधा एरिया तो यूक्रेन ने वापस हासिल कर लिया है। और फिर वो बोलते हैं कि हमने यूक्रेन को बहुत सपोर्ट किया है। अभी तक हम 12 बिलियन पाउंड्स की मदद दे चुके हैं, और 2.5 बिलियन पाउंड्स की मदद हम और देने वाले हैं यूक्रेन को। और इंडिया भी साथ दे, वो आह्वान करते हैं यूक्रेन का साथ दे इंडिया, क्योंकि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो सोवरेनिटी की लड़ाई है, वो फ्रीडम की लड़ाई है। इसके बाद राइटर इंडो एशिया पैसिफिक की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये नया वर्ल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दोनों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, यूके के भी और इंडिया के भी। दोनों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व इसलिए हैं, दोनों चाहते हैं रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर आना चाहिए, जबकि चाइना ऐसा नहीं चाहता। और जहां यूके देखो यूएस के साथ मिलकर काम कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उनका एक ग्रुप भी है ओकस। इंडिया भी यूएस के साथ मिलकर काम कर रहा है, इंडिया का यूएस के साथ अलग से ग्रुप है क्वाड। तो दोनों देशों के इंटरेस्ट मिलते हैं, दोनों सेम वैल्यूज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में हाई कोऑपरेशन हो सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि अब देखो इंडिया और यूके के बीच में ना आपस में शिप्स का आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया है, मिलिट्री शिप्स का। जैसे करियर स्ट्राइक ग्रुप यूके का है, ये करियर स्ट्राइक ग्रुप, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे सबमरीन आ गई, एंटी जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए वो है, और एंटी शिप मिसाइल, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें करियर स्ट्राइक ग्रुप में।
एक पूरा बेड़ा होता है, अलग अलग टाइप के समुद्र वाले हथियार होते हैं। तो ना इंडिया ने करियर स्ट्राइक ग्रुप को 2021 में इंडिया में आने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यूके के नेवी ऑफिसर, और बोलते हैं कि ये फिर से आएगा 2025 में। और इस प्रकार से जॉइंट एक्सरसाइज करना, शिप्स का आना जाना, ये मिलिट्री रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाता है इंडिया यूके के बीच में। आज के समय में इंडिया यूके जेट इंजन से लेके अलग अलग हथियारों में डील कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। यूके अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहा है, इंडिया अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहा है। जैसे अब ना 75 साल पूरे हो गए रिलेशनशिप के, तो मिलिट्री एजुकेशन टाइज को और ज़्यादा मजबूत हम बनाने जा रहे हैं। हमारे जो सर्विस चीफ हैं वो जाएंगे यूके में, यूके के सर्विस चीफ इंडिया में आएंगे, तो दोनों ना बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे आपस में। तो लास्ट में राइटर ये बोल देते हैं कि देखो, किसी भी देश की पहचान ना उसके दोस्तों से होती है और उसके पास में कितना सपोर्ट है इस चीज़ से होती है। और मुझे गर्व है कि हमारे पास में इंडिया जैसा दोस्त है। आपको भी पता है, रिटोरिक है, बोलने वाली बातें हैं मीठी मीठी, लेकिन कुल मिला के ये जो आर्टिकल के पॉइंट्स हैं ना, आप फोल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं मेन से संबंधित। एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट की रीजनल ब्रांचेस से संबंधित, और दूसरा स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है, और pwonlyis.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। प्री के क्वेश्चंस आज भी नहीं है, कल से हम प्री के क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। तो आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।